अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। जी, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स, FBISC मैथमेटिक्स पेपर 2019 पेपर। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन बी स्टार्ट किया था और उसके वो क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड थे वो हमने कंप्लीट किए थे कि किस तरह से आपके पास फर्स्ट 2 यूनिट्स में से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और किस तरह से आपने उन्हें अटेम्प्ट करना है। आज हम रिमेनिंग जो है वो क्वेश्चंस इसके करेंगे सेक्शन बी। और जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो सेक्शन बी है इसके जो मार्क्स आपके होते हैं 36 मार्क्स हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 14। तो 9 × 4 ये आपके पास 36 है। तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का है और टोटल आपने कितने करने हैं, 9 करने हैं। आज हम इसी सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। टोटल आपने अटेम्प्ट इसमें करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स। फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे जो कि यूनिट नंबर 3 का सवाल है। इन विच यू हैव टू फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। थ्री एक्स माइनस वन अपॉन सेवन, 3x - 1/7 रेशो 3/5, प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। तो आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पता है रेशो प्रोपोर्शन में आपके पास एक बुनियादी फार्मूला जो इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कि कॉर्नर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट दरमियान वाली दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x - 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 और यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2x/3। तो ये आपके पास कट हो जाएगा 7 with 7, ठीक है। और इसी तरीके से 3 with 3। तो ये बच के आपके पास 3x - 1/5 इज इक्वल टू 2x/5। और इसी तरह से ये दोनों 5 आप आपस में कैंसिल कर देंगे। तो 3x - 1 इज इक्वल टू 2x, 3x - 2x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 6। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम
सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर अपॉन x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पे आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके पास जो बेसिक थ्योरम है वो है क्या, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, और यू कैन अप्लाई इट एज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो दोनों में से जिस तरह मर्जी आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम ये सेकेंड वाली फॉर्म को अप्लाई करें तो क्या बनेगा, x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर माइनस x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ब्रैकेट अप्लाई कर दें क्योंकि ये माइनस साइन चेंज करेगा अंदर टर्म्स के। और इसी तरह से x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर प्लस x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर, और सेम राइट हैंड साइड पे 12-3/12 प्लस 3 12+13। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, हेयर वी हैव माइनस, यहाँ पर भी माइनस ही है। ठीक है, ये हेयर वी हैव माइनस नॉट प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस ही है। ठीक है, देखिए थ्योरम को अटेंटिवली देखिए। थ्योरम है क्या, आपने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करने। ठीक है, तो आपके पास पहले तो अभी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये न्यूमरेटर लिखा, और यहाँ पर भी आपने ये न्यूमरेटर लिखा। ठीक है, फिर आपने आगे डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर लिखना है, एक मतलब ऊपर माइनस कर दिया और नीचे आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सेम कैसे है। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज नोन एज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब आपके पास जब माइनस अप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस अप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपके पास ये टर्म्स जो है वो क्या होगी, कैंसिल होगी। डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली ये आपके पास बन गया -x-4 होल स्क्वायर इंटू -x-4 होल स्क्वायर बिकम 2 टाइम्स x-4 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स x-2 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे -1/25। दोनों तरफ माइनस का जो साइन है इसको आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज x-4/x-2 होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/25। टू रिमूव स्क्वायर वी अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट के दो आंसर्स होते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सो दिस मीन x-4/x-2, x-4/x-2, एक मरतबा आप लिखेंगे +1/5 के, और आप लिखेंगे x-4/x-2 इक्वल टू -1/5 के। तो यहाँ से अब आप x की दो वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपके पास आ गया 5x
20 is equal to x minus 2. 5x minus x is equal to minus 2 plus 20. 4x is equal to 18 and x is equal to 18 upon 4, मीन 9/2। और इसी तरह से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। 5x minus 20 is equal to minus x plus 2। 5x plus x is equal to 2 plus 20। So this mean 6x is equal to 22। ठीक है, 6x is equal to 22। तो ये आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म बन गई, x is equal to 22 upon 6। So this mean x is equal to 11/3। So we have two answers। So solution set is 9/2 and 11/3। ये हमने इसका कर लिया। ये दोनों सवाल जो अभी हमने किए पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7, ये दोनों आपके थे चैप्टर नंबर 3 में से। और अभी नेक्स्ट जो पार्ट हम करने जा रहे हैं ये भी आपका इसी में से ही है, चैप्टर नंबर 3 में से है, यूनिट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 8। जी, 8th पार्ट की स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर, द सरफेस area S of the surface area S of the sphere। एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो लिखा हुआ है varies directly as the square of radius, varies directly as the square of radius r, and s is equal to 16 pi when r equal to 2। एक्स एस जो है वो 16 पाई की इक्वल है जब आर की वैल्यू क्या है 2 है। यू हैव टू फाइंड आर, आपने आर फाइंड करना है जब एस 36 पाई होगा। एस जब 36 पाई होगा तो उस टाइम आपने बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो एज वी नो, एज गिवन, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आप जानते हैं जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी में तो कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या यूज कर रहे हैं के। नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशंस s इज इक्वल टू 16 पाई, व्हेन s इक्वल टू 16 पाई r इज इक्वल टू 2, ये कंडीशंस हम यूज करेंगे तो वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस मीन्स सो 16 पाई इज इक्वल टू k इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4k इक्वल टू 16 पाई। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर नीचे डिवाइड होगा तो k कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है नाउ r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन s इज इक्वल टू, जी, व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। जब s जब वो 36 पाई के इक्वल है तो आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो वो देखें किस तरह से आप फाइंड करेंगे। पुट वैल्यू और k की वैल्यू भी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। k का आंसर आपके पास आ चुका है, 4 पाई आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, s की जगह पे आप पुट कर देंगे 36 पाई। s इज इक्वल टू 36 पाई, तो s की जगह पे आपने 36 पाई पुट कर दिया। और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है के आर स्केयर, और के क्या है 4 पाई, और आर हमने फाइंड करना है। तो इस 4 पाई को उधर लेफ्ट पर डिवाइड करवा दें तो आर स्केयर इज इक्वल टू 36 पाई अपॉन 4 पाई। तो आर स्केयर इज इक्वल टू 9, और आर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको पता है रेडियस नेगेटिव तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आर क्या आ गया 3 आ गया। सो दिस मीन एस जब आपके पास 36 पाई है तो आर की वैल्यू आपके पास
क्या होगी, आर की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 3 पार्ट्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से 2019 में आए हुए हैं। तो टोटल अब आपके 8 पार्ट्स हो गए जो कि पहले 3 यूनिट्स में से हैं। तो इसका मतलब है जिस स्टूडेंट को पहले 3 यूनिट्स अच्छे से तैयार हों तो 8 पार्ट्स उसके हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको पता है थोड़ा सा सिनेरियो आपका चेंज है। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस सिर्फ पहले 7 चैप्टर्स में से नहीं होंगे, बल्कि जो थ्योरम्स वाले चैप्टर्स हैं उनमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। तो इस वजह से इन चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो फिर भी 8 की जगह 6 से 7 सवाल फिर भी आपके इन पहले 3 चैप्टर्स में से आ जाएंगे। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। इसमें आपके पास लिखा हुआ है रिजॉल्व। आपने रिजॉल्व करना है 1/(x−1)² इंटू x-2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, जो कि चैप्टर नंबर 4 का सवाल है आपका। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए आपने उस केस को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये केस कौन सा बन रहा है। तो उसके हवाले से आप फिर इसको लेट करते हैं 1/(x−1) का होल स्क्वायर। अब लीनियर टर्म है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास लीनियर टर्म हो और उसका स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपके पास लीनियर टर्म हो और उसका जब आपके पास स्क्वायर आ रहा हो तो उसमें फिर आपने क्या करना होता है, सेकंड केस होता है, उसको 2 मरतबा आप लेट करते हैं। a/(x−1) पहले एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं और फिर b/(x−1) का होल स्क्वायर, फिर दूसरा कांस्टेंट आप इन्वॉल्व करते हैं और इसी तरह फिर c/(x−2) तीसरा कांस्टेंट आपके पास आ गया। तो लीनियर के लिए एक कांस्टेंट और लीनियर के स्क्वायर के लिए फिर एक और कांस्टेंट इन्वॉल्व किया जाता है। आप इस इक्वेशन को नाम दे दें बेशक इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और फिर आपने सेकंड जो स्टेप करना होता है उसमें आपने जो यहाँ पर एलसीएम आ रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली आप रिमूव कर रहे होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2। इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया 1 और राइट साइड पे a के साथ x-1 इंटू x-2 आ गया और प्लस b के साथ क्या बचेगा, जस्ट x-2 बचेगा और c के साथ x-2 कैंसिल हो जाएगा तो x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पर आपके पास कितने लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। तो 2 लीनियर फैक्टर्स आपके पास एक आ रहे हैं यहाँ पे। एक आपके पास आ रहा है x-1, तो आप क्या लिखेंगे, पुट x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1-1 ये सारा क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर पुट करें 2-2 जीरो हो जाएगा ना, ये सारा टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे 2-2 ये सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ सी वाला आ जाएगा। तो सी के साथ क्या आ जाएगा 2-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2-1 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है यहाँ से सी की वैल्यू 1 आ गई। तो 2 आंसर्स आपने यहाँ तक फाइंड कर लिए। एक आपके पास सी आंसर आ गया, सी का आंसर 1 आ गया और बी का आंसर -1 आ गया। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, ए आपके पास रिमेनिंग है। ए फाइंड करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को आप रीराइट करेंगे, उसको दोबारा लिख लेंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर्स आपके पास खत्म हो चुके हैं। x-1 और x-2 को आपने यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास x-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स खत्म हो जाएं फिर आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट से बाकी जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप रीराइट करेंगे। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर रीराइट करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए के साथ जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और बी के साथ क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, और सी के साथ आपके पास आ रहा है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस कंप्लीट इक्वेशन में से जो मैक्सिमम x की पावर है वो क्या है। तो वो आप अगर देखें तो एक्स स्क्र है, तो अगर हम एक्स स्क्र के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ कंपेयर कर लें तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्र वाली टर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्र वाली टर्म कोई भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। और राइट साइड पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है प्लस सी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस सी। तो यहाँ पर अब आप 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1। तो सी की वैल्यू जब 1 आपने पुट कर ली तो यहाँ से अब आपके पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपके पास जो तीसरा कॉन्स्टेंट रह गया था ए, उसकी वैल्यू भी आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट से फाइंड कर ली। अब आपके पास ये जो तीनों आंसर्स आ चुके हैं, ए बी एंड सी, अब आपने ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, अब आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, वहां पर आप ये वैल्यूज क्या कर दें, पुट कर दें। तो क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये तीनों आंसर्स हम पुट करने जा रहे हैं। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो ये तीनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या आ रहा है आपके पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 था, तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2। तो ए बी सी के आंसर्स आपके पास क्या हैं, -1 एंड +1। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे, -1 एंड +1। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने पहले केस आइडेंटिफाई करना होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का केस कौन सा है, लीनियर की पावर आ रही थी तो आपने ए अपॉन एक्स माइनस 1 लिखा, बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा, सी अपॉन फिर कॉन्स्टेंट लिखा आपने x-2, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो एलसीएम आ रहा था उससे मल्टीप्लाई किया x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2। फिर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होगी। फिर आपके पास जो दो लीनियर फैक्टर्स थे x-1 और x-2, बारी बारी आपने उनको 0 पुट किया, वहां से आपके पास बी का और सी का आंसर आया। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया और वहां पे आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फिर आपके पास ए का आंसर आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर कौन सा हो गया, अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड पास्ट पेपर 2019 के पेपर के मुताबिक ये आपका पार्ट नंबर 9th सॉल्व हो गया, और यूनिट नंबर 4 में से एक ही पार्ट आया हुआ था उस पेपर में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज पार्ट नंबर 10। जी, पार्ट नंबर 10 बहुत ही आसान है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि अगर u आपके पास इक्वल है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ए सेट है आपके पास 1 4 7 10, ए है अगर आपके पास 1 4 7 10, और बी अगर आपके पास है ए इक्वल है 1 3 5 7 9, ए इक्वल है 1 3 5 7 9, और ये आपके पास बी सेट है, ये आपके पास बी है 1 4 7 10। तो देन आपने वेरीफाई क्या करना है, देन वेरीफाई डेट आपने क्या वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये दो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ हैं, जिसमें से एक आपके पास लिखा हुआ है, एक है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें से आपको एक पूछा गया है कि किस तरह से
आपने यहाँ पर इसको एक को प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए है आपके पास 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन बी है आपके पास 1 4 7 एंड 10। तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपने देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो नजर आएंगे आपको दो ही एलिमेंट्स कॉमन है, 1 एंड 7। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, 1 एंड 7। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने, और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, उसमें से आप ये सारा माइनस कर देंगे 1 और 5 को, ठीक है, 1 और 7 को। 1 और 7 जब माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास पीछे बचेंगे, 1 और 7 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास जो पीछे बच गए वो आगे 2 3 4 5 6 8 एंड 9। तो ये आपके पास इसकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास जो इसकी राइट हैंड साइड है उसके मुताबिक आपने कितने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, 3 स्टेप्स। क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 1 से लेकर 10 तक, उसमें से आप माइनस करेंगे ए सेट। और ए सेट के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी, ये स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट है, सॉरी बीच में आवाज़ का मसला हो गया था।
तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आया था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, ये दोनों आपस में क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो कर रहे हैं, पार्ट नंबर 11, ये भी यूनिट नंबर 5 में से ही है, जिसमें आपने ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बी फाइंड करने के लिए आप दोनों साइडों को कंपेयर कर लेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर लें, कंपेयर करवा लें। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करवाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ से आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 12/2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करवाया तो 3 + 4 = बी, तो दिस मीन बी इज इक्वल टू 7। तो ए का आंसर 6 आ गया और बी का आंसर 7 आ गया। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका जो पार्ट नंबर 12 है वो नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 12 आपका जो आया वो, ये दो पार्ट्स जो अभी हमने किए, ये दो पार्ट्स आपके यूनिट नंबर 5 में से थे। पार्ट नंबर 12 जो है वो आपका यूनिट नंबर 6 में से है। अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स, फॉलोइंग मार्क्स, मार्क्स क्या हैं, 82, 93, 82, 93, 86, 92, 86, 92 एंड 79। ठीक है, इन 5 टेस्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन 5 टेस्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा गया, सिंपल आपसे पूछा गया, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। आपसे कहा गया कि आप इसका मीडियन फाइंड करके बता दें। तो मीडियन फाइंड करने का मेथड ये है कि पहले आपने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे लीस्ट टर्म 79, फिर उसके बाद 82, फिर 86, फिर आपके पास आ जाएगी 86 के बाद 92, फिर 93, 92 एंड 93। तो ये डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास हो ऑड, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। उसका फार्मूला आपके पास होता है n प्लस, जी मीडियन का फार्मूला होता है n+2/2। ठीक है, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है, सॉरी n+1/2। ठीक है, n+1/2। तो n आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, जी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास यहाँ पर हैं 5। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो ये हो जाएगा 5+1/2। 5+1/2 करेंगे तो ये 6/2 कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो दिस मीन आपके पास जब ये थर्ड टर्म है, सही है, तो अब आपने डेटा में देखना है तीसरे नंबर पे टर्म कौन सी आ रही है। तो तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रही है कि तीसरी टर्म क्या है, 86 है। तो दिस मीन आपके पास जो मीडियन आएगा वो 86 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 13 पार्ट है। ये पार्ट आपका जो था वो क्वेश्चन इसमें से था चैप्टर नंबर 6 में। तो आप, एक बच्चे ने पूछा भी हुआ था कि चैप्टर 6 की वेटेज क्या है, तो उसमें से इसी तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन या दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम। तो फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, आपने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, आपने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 centimeter if the angle at the center is 60 degree, if the
एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। मीन आपके पास एक सर्कल है और आपने उसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली होता क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली दो रेडियाई और आर्क लेंथ के दरमियान का ये जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, ये आपके पास सेक्टर कहलाता है। अब बताया जा रहा है कि अगर एंगल आपके पास कितना बन रहा हो, ये एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री हो और रेडियस कितना हो, 16 सेंटीमीटर हो, रेडियस 16 सेंटीमीटर हो, तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए एंगल हमेशा जो यूज़ किया जाता है वो रेडियंस में यूज़ किया जाता है। तो पहले तो आपने एंगल जो गिवन होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू, रेडियस आपके पास यहाँ पर है 16 का स्क्वायर और थीटा है पाई अपॉन 3। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 14, वो नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 14 में आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने वेरीफाई करनी है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ये बाहर वाला जो टेन थीटा है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा। तो एज वी नो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉट इज कॉज अपॉन साइन, और ब्रैकेट के बाहर जो टेन है इट कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। अब आप ब्रैकेट का एलसीएम ले लें तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा नीचे वाले साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 अपॉन क्या बच गया, कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस जो रेसिप्रोकल है, कॉस रेसिप्रोकल है किसका, सिकेंट का। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अब आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया फेडरल बोर्ड का पास्ट पेपर 2019 का, और उसमें हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स डिस्कस किए थे जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 से थे। और आज जो हमने रिमेनिंग इसके 9 पार्ट्स डिस्कस किए हैं फ्रॉम पार्ट नंबर 6 टू पार्ट नंबर 14, ये आपके यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 7 वाले सवाल थे। तो यूनिट नंबर 3 से 3 शॉर्ट, यूनिट नंबर 4 से 1 शॉर्ट, यूनिट नंबर 5 से 2 शॉर्ट, यूनिट 6 से 1 शॉर्ट और यूनिट 7 से 2 शॉर्ट। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी। इस मरतबा थोड़ी सी चेंज होगी, आपको पता है थ्योरम्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी में से 3 4 5 पार्ट्स कम होकर उन थ्योरम्स वाले सवाल बीच में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारा सेक्शन बी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसका सेक्शन ए और सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।